हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट करके चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। इसमें हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पे, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा वेटेज है आपके मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, सारी चीजें हमने इंक्लूड की हैं। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आप एक टेस्ट सीरीज की तरह ले सकते हैं कि अगर आप इसमें चेक करिए आपके कितने मार्क्स आते हैं, और फिर अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ पे स्टैंड करती है और अभी आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इजी लगता है, एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफी इजी है। लेकिन यकीन मानिए, आपके जब प्रीलिम्स का जब पेपर होगा तो मेन पेपर में आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत होंगे वो भी मध्य प्रदेश के ही होंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन डीप में आ जाते हैं और कभी कभी डाउट की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अब सारा वीडियो बहुत आराम से देखिए, मैं जो ट्रिक बताती हूँ उसको याद करिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बानमौर लोकेटेड? बानमौर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, भिंड। याद रखिएगा, बानमौर आपका जो है वो मुरैना का है। ठीक है, आपने जब पढ़ा होगा पहली सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, बानमौर में पहली सीमेंट फैक्ट्री भी लगी थी। ठीक है, बानमौर मुरैना पहली सीमेंट फैक्ट्री 1922-23 में, तो इससे भी आपको पता होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया जो है मेन वो आपको पता होनी चाहिए। ये जैसे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बानमौर कहाँ से संबंधित है, जो आपका औद्योगिक एरिया है, तो ये मुरैना का हो गया। उसके अलावा हम पढ़ चुके हैं मंडीदीप, आपको पता है मंडीदीप पढ़ चुके हैं, ये कहाँ का है? रायसेन। और ये मैंने आपको करंट में भी बताया है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं दो आपके, मंडीदीप और कौन सा, पीथमपुर, वो इंडिया में काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है ना। पीथमपुर ये कहाँ पे हो गया आपका? ये हो गया धार में। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा याद रखिएगा, जैसे बानमौर मुरैना हो गया, मंडीदीप पीथमपुर हो गया। उसके अलावा एक याद रखिएगा, मेघनगर। मेघनगर आपका है झाबुआ का, ठीक है। और एक याद रखिएगा, भिंड का मालनपुर। अभी यहाँ पे भी काफी काम चल रहा है मालनपुर में भी, इसलिए मालनपुर भी याद रखिएगा किससे संबंधित है? भिंड से। ठीक है, करंट में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बानमौर मुरैना, मंडीदीप रायसेन, पीथमपुर धार, मेघनगर झाबुआ, फिर भिंड मालनपुर। मालनपुर भिंड में भी अभी काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इसलिए ये नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी स्पीड कैसी है पढ़ाने की। मैक्सिमम टीचर जो मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, अगर मैं किसी और का वीडियो देख रही होती हूँ तो मुझे वो 1.5 स्पीड करके देखनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो मुझे मतलब मेरी इतनी ही स्पीड है, मैं इसी स्पीड से बोलती भी हूँ, तो पढ़ाने में भी उतनी ही स्पीड आती है। तो आप लोग बताइए कि क्या इस स्पीड में प्रॉब्लम है या मुझे और स्पीड कम करनी चाहिए? मतलब नॉर्मल में ऐसा तो आता ही है, लेकिन क्या मैं और थोड़ी कम स्पीड से पढ़ाऊं? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपका सजेशन है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? अब हमें बताना, लक्ष्मण मंदिर, यशोवर्मन, ये सारे आपके खजुराहो के मंदिर हैं, और खजुराहो के मंदिर हैं, और ये कौन है? बनाने वाले राजा, चंदेल राजा। ठीक है, खजुराहो का मंदिर आपको पता है चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया था, ये बिल्कुल सही है। याद कैसे करेंगे? लक्ष्मण जी का यश बहुत ज्यादा था। ठीक है, लक्ष्मण जी का यश बहुत दूर दूर तक हर जगह फैला हुआ है कि उन्होंने अपने भाई के लिए कितने अच्छे काम किए थे राम जी के लिए। ठीक है, फिर चित्रगुप्त याद रखिएगा, चित्रगुप्त आपका धंगदेव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो गया, मतलब ये आपका मैच नहीं है। चित्रगुप्त याद रखिएगा, चित्र बनाने का शौक किसको था? मतलब चित्रकला का शौक था गंड को। ठीक है, गंडदेव आपके धंगदेव हो गए, फिर गंडदेव हो गए। गंडदेव को मतलब जो आपका गंड से आप कर सकते हैं गुंडा टाइप का, जो गुंडा था उसको चित्रकला का शौक था। ठीक है, अगर आपको वेलकम मूवी याद होगी तो उसमें भी वो काफी पेंटिंग कर रहा होता है आपका अनिल कपूर, वैसा ही कुछ गुंडा आपका, उसको चित्रकारी करने का शौक है। तो गंड ने बनवाया था चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव विद्याधर, तो याद रखिएगा महादेव हमें बहुत सारी विद्या दे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं विद्याधर, कंदरिया महादेव, ये भी सही है। पार्श्वनाथ धंगदेव, ये भी सही है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे वो बहुत तंग
हो गए थे, ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, धंग तंग। या पार्श्वनाथ को पाकर हम धन्य हो जाते हैं, ठीक है, जैन आपके तीर्थंकर हैं, तो पार्श्वनाथ को पाकर हम क्या होते हैं, धंग की जगह आप धन्य कर सकते हैं, धन्य। पार्श्वनाथ जी को पाकर हम धन्य हो जाते हैं। कंदरिया महादेव, महादेव क्या करते हैं, बहुत हमारे ऊपर विद्या देते हैं, ठीक है, विद्या प्रदान करते हैं हमें, तो विद्याधर। फिर चित्रगुप्त, चित्र बनाने का शौक था गुंडे को, तो ये आपका गंड हो गया। लक्ष्मण जी का यश बहुत दूर दूर तक फैला था, तो यशोवर्मन हो गया। ये आपके ऐसे रिलेट हो गए, एक दो बार आप और रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश? कपिलधारा, भालकुंड, चचाई, सहस्त्रधारा। याद रखिएगा, इन सब में आपका सबसे बड़ा है चचाई। चचाई है किस नदी पे, ये है बीहड़ नदी पे, ठीक है, बीहड़ नदी। अगर बात करें जिला कौन सा है, तो जिला है आपका रीवा, ठीक है। बीहड़ जो है वो सहायक नदी है, सहायक नदी, तो किसकी सहायक नदी है, ये है टोन्स की सहायक नदी, ठीक है, टोन्स या तमस, टोन्स की सहायक नदी है। याद रखिएगा इसकी हाइट कितनी है, तो 130 मीटर, 130 मीटर ये इसकी हाइट है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, इससे भी ऊंचा आपको जलप्रपात मिलेगा बहुती, बहुती जलप्रपात। इसको याद करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुती का आप कर सकते हैं बहुत ही, है ना, बहुती का करिए बहुत ही। और इसकी नदी कौन सी है, बहुत ही औदा, औदा नदी है। तो मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई थी कि उसका औदा बहुत ही ऊंचा है। और जलप्रपात याद करने के लिए भी बहुत आसान है, ये जलप्रपात बहुत ही ऊंचा है। कितना ऊंचा, तो याद रखिएगा 198 मीटर, ठीक है, लगभग 200 मीटर के बिल्कुल पास में ही है। तो आपका जलप्रपात मध्य प्रदेश का कौन सा है, बहुत ही ऊंचा है, कौन सा, बहुती जलप्रपात, 198 मीटर है। किस नदी पे, औदा नदी पे, बहुत ऊंचा औदा है इस जलप्रपात का। कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपकी टोन्स की सहायक नदी है। मिलेगा कहां पे, तो रीवा में ही मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा रीवा में मैंने आपको जो फेमस है, रीवा में एक आपको पूर्वा मिलेगा, पूर्वा जलप्रपात, एक चचाई जलप्रपात तो हो ही गया, ठीक है, एक ये आपका बहुती जलप्रपात हो गया, एक हो गया आपका केवटी जलप्रपात। ये जलप्रपात आपके टोन्स नदी में है, रीवा में है। बात करें इसकी कपिलधारा, सहस्त्रधारा, ये दोनों तो आपको मिलेंगे नर्मदा नदी पे, ठीक है। भालकुंड मिलेगा आपको बेतवा की सहायक बीना नदी पे। तो ये सारे आपको याद रखना है, ये सागर में है। कपिलधारा मरकंटक, सहस्त्रधारा आपका महेश्वर, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे बेतवा की हो गई, फिर चंबल की हो गई, सारे जितने भी आपको जलप्रपात है ना जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। पांडव जलप्रपात हो गया, पांडव, पाताल पानी, जितने भी फेमस जलप्रपात हैं आप एक बार उनको सबको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, विच लिटरेटर डज नॉट बिलोंग टू मध्य प्रदेश? धर्मवीर भारती, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और आपका प्रभाकर माचवे। याद रखिएगा इसका आंसर है धर्मवीर भारती, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के थे, प्रयागराज के। उसके अलावा शरद जोशी जी, आपके जो शरद जोशी जी, शरद से भी याद कर सकते हैं, शरद जो था वो कहाँ का है, वो उज्जैन का है, ठीक है, या उज्जैन। आपके जो जैन गुरु हैं बहुत जोश में रहते हैं, उज्जैन का हमेशा हम जैन गुरु बनाते हैं, तो जैनों के जो गुरु हैं बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, तो शरद जोशी। हरिशंकर परसाई, जो शंकर जी हैं वो आपके नर्मदापुरम के, ठीक है, शंकर जी हमेशा नर्मदा जी में स्नान करते हैं आराम से, या हम शंकर जी को नर्मदा जी के पानी से स्नान करवाते हैं, तो हरिशंकर परसाई नर्मदापुरम। प्रभाकर माचवे ये आपको मिलेंगे ग्वालियर के, ठीक है, तो ये हो गया ग्वालियर के प्रभाकर माचवे, ग्वालियर। तो ये याद रखना है, प्रभाकर थोड़ा नया नाम है तो इसको यार रिलेट कर लीजिएगा। प्रभाकर ग्वाले, जो प्रभाकर है उनको ग्वाले बहुत पसंद थे, ग्वाल बाल छोटे, तो ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके, आप देख रहे हैं कि जितने भी साहित्यकार हैं या तो उनकी रचनाएं पूछा है या तो वो कहाँ उनका जन्म हुआ था ये पूछा है, आता ही आता है, पिछले साल 3-4 बार आपको देखने को मिल गया। तो ऐसी चीजें जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा एक एक रचनाओं के साथ, जो मेन रचनाएं हैं वो तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी द्वारा किसे अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था? हु वाज नॉमिनेटेड बाय गांधी जी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन द
त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस 1939। आपको ये पता होगा कि त्रिपुरी अधिवेशन एक ही है जो एमपी में हुआ था, कहाँ पे? त्रिपुरी जबलपुर। ठीक है, कब हुआ? 1939, 39 में हुआ था। इसमें याद रखिएगा गांधी जी ने प्रपोज किया था कि पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया जाए अध्यक्ष। ठीक है, तो गांधी जी के जो आपके मेंबर थे वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, पट्टाभी जी को इन्होंने चूज कर रखा था कि ये बनाया जाए। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में जीतता कौन है, अध्यक्ष बनता कौन है? तो ये बनते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और पट्टाभी जी हार जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है ना कि गांधी जी ने मतलब व्यक्तिगत हार हुई उनकी, क्योंकि गांधी जी ने चूज किया था पट्टाभी जी को, जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो फिर ये क्या करते हैं, ये देते हैं इस्तीफा, प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देते हैं। और याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन में सबसे लास्ट में अध्यक्ष बनता कौन है? तो वो बनते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, लास्ट में ये होता है कि ठीक है, ना इनको ना उनको, हम राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लास्ट में बनते हैं आपके त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष। इसके अलावा अब जब सुभाष चंद्र बोस जी छोड़ के चले जाते हैं कांग्रेस, तो ये अपनी खुद की बनाते हैं क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में ही। तो ये याद रखिएगा पूरा का पूरा कैसे गांधी जी चूज करते हैं पट्टाभी जी को, पट्टाभी जी हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं कांग्रेस और फिर बनते हैं लास्ट में राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए याद रखिएगा त्रिपुरी आपका है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में सागौन के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ चुका है। टीक फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया इन मध्य प्रदेश? हमेशा अप्रोक्सीमेटली आता है कि लगभग कितने परसेंट में है, एग्जैक्टली तो पता नहीं है क्योंकि। तो याद रखिएगा ये सबसे क्लोज आपका आंसर है 20.6, कहीं कहीं आपको 19.34 ऐसे कुछ करके मिलेगा। तो मान के चलिए आप 19-20 के आसपास परसेंटेज किसका है? सागौन का। मध्य प्रदेश में आपका देखेंगे सागौन से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन आता रहता है। भारत में सबसे ज्यादा सागौन कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सागौन का कितना क्षेत्रफल है? तो आपका लगभग 19 से 20% है। ठीक है, तो सर्वाधिक सागौन पाए जाते हैं। जैसे आपका बालाघाट, मंडला और जो छिंदवाड़ा, ये पूरा एरिया जो है वो सागौन का क्षेत्र पाया जाता है। उसके अलावा साल, सेकेंड नंबर पे जो आपका वृक्ष आता है वो साल है। लगभग 4 से 5% जो वृक्ष हैं वो फिर साल के मिलते हैं। ठीक है, तो सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, उसका परसेंटेज लगभग 19 से 20%। याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, इतना ज्यादा अपना मिलता है सागौन, लेकिन राजकीय वृक्ष सागौन नहीं है। ये कौन सा है? ये है बरगद। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, है ना। पीपल, बरगद, सागौन सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, तो एक भी डाउट मत रखिएगा। राजकीय वृक्ष हमने बरगद बनाया, बढ़िया चौड़ा फैला हुआ सा। सागौन जो है आपका, सागौन की लकड़ी बहुत महंगी है, तो 19 से 20% मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साल सेकेंड नंबर पे है, लगभग 4% पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और कल मैंने आपको जो इसके पहले वाला जो आपका लेक्चर है उसमें बताया है कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में है, लगभग 25%। ठीक है, और उसके अलावा ये भी बताया है कि बालाघाट में सबसे ज्यादा वन है, वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बालाघाट में, सबसे कम आपके उज्जैन में। तो जितनी पुरानी हम चीजें करते आ रहे हैं ना, उसको भी दिमाग में रिवाइज करते जाइएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 2019 में बढ़कर कितनी हो गई? हाउ मच हैज द अमाउंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कन्यादान योजना फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मैरिजेबल है यहाँ पे, मैरिजेबल गर्ल्स of poor families in मध्य प्रदेश increased in the year 2019। आपको पता है 2022 में पूछा गया था लाडली बहना योजना का पैसा कितना हम दे रहे हैं, तो 1000 उसका ऑप्शन था, फिर हमने बढ़ा भी दिया। ऐसे ही देख रहे हैं कि आप कन्या योजना जो आई थी, ये आपकी कन्यादान योजना, उसमें भी सीधे सीधे पूछा कि हम पैसे कितने दे रहे हैं, है ना। इसमें सब में रुपीज है, तो हम कितने पैसे दे रहे हैं। तो याद रखिएगा 2019 में हमने
51,000 रुपए कर दिए थे बढ़ा के, ठीक है, कन्यादान योजना। अब इसका अमाउंट जो है 2022 में फिर से कितना हो गया, 22 में 55,000 रुपए, मतलब 55,000 रुपए दिए जाएंगे कन्यादान योजना के अंतर्गत, ठीक है। 2022 में चेंज हो गया है, 2019 में पूछा था कितना हो गया, 2022 का याद रखेगा, अब और इंक्रीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उन क्वेश्चन के पीछे भागिए जो बहुत लिमिटेड एरिया में आते हैं, मतलब आपको 100 में से 80 क्वेश्चन बिल्कुल टारगेट करके चलने हैं बहुत अच्छे से, कि 80 अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। 80 क्वेश्चन जो है आपके वो बहुत ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आप मतलब हम जब पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक तो उसमें कवर हो जाएंगे। बचते हैं 20 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश वो आपका जो पीएससी है वो इसलिए 20 क्वेश्चन डालता है जिससे वो बच्चों को परेशान कर दे और क्या करे, थोड़ा टफ पेपर बनाए, क्योंकि 20 क्वेश्चन एटलीस्ट उसको टफ तो बनाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आपको उन 20 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, उनके पीछे भागना है उन 80 क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि टारगेट अपना उतना ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 1-2 बार पूछे गए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं जाएं कि क्या कितना है, लेकिन हाँ 1-2 बार जरूर ऐसे सरसरी निगाहों से देख लें कि इसका कितना था, फिर अभी लाडली बहना में कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक नजर जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो संभावना रहती है क्वेश्चन पूछी जाने की। फिर मिलान कीजिए मैच द फॉलोइंग, एक तरफ रियासत है दूसरी तरफ संस्थापक है। भोपाल, तो भोपाल का अपना हो गया दोस्त मोहम्मद, तो 4 नंबर 4-4, तो ये कैंसिल। फिर दूसरे नंबर पे है कलचुरी, कलचुरी का कौन सा है आपका, याद रखिएगा कलचुरी है कोक्कल, तो फिर ये हो गया 3-3, ये दोनों सही है। होलकर, होलकर का आपका हो गया मल्हार राव होलकर, वैसे भी होलकर लिखा हुआ है तो समझ ही आ जाएगा, तो ये आपका मल्हार राव होलकर हो गया 3, तो ये हो गया 3 का 1, तो ये वाला हो गया आपका आंसर। चंदेल का हो गया आपका नुन्नुक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको पता है अलग अलग आपको संस्थापक तो याद रहते ही हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये भी बहुत आराम से करिएगा। भोपाल का हो गया दोस्त मोहम्मद, भोपाल में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। कलचुरी का तो का से याद रखिएगा, कलचुरी कोक्कल। होलकर का है मल्हार राव होलकर, तो होलकर में भी ला है, मल्हार में भी ला है, तो सर मैच करता हुआ थोड़ा सा मैच दिख रहा है ना, मल्हार राव होलकर। फिर चंदेल का हो गया आपका नुन्नुक, ये याद रखिएगा, ठीक है, चंदेल का नुन्नुक। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2011 का सेंसस है, तो सेंसस से रिलेटेड हर बार आप देखेंगे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और जरूरी नहीं रहता कि क्वेश्चन सीधे सीधे आए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, ठीक है, बीच के भी पूछ लेता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे ज्यादा ये सबसे कम अगर आप कुछ भी याद कर रहे हैं तो उसमें जो पहले नंबर पे है उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे है उसको भी जरूर याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए सेक्स रेशियो ऑफ लिंगानुपात पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको बालाघाट मिलेगा, तो बालाघाट के अलावा भी दूसरे और तीसरे नंबर वाला आप देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हमेशा बालाघाट ही पूछे, ठीक है। इसलिए ये आप सेंसस जब पढ़िएगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें नहीं करिएगा, एटलीस्ट एक के बाद जो दूसरे नंबर पे है ना स्थान जिस भी जिले का, वो भी जरूर याद करिएगा। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कितनी है, 72.4, 72 ग्रामीण है, ग्रामीण मतलब आपकी शहरी कितनी होगी, शहरी आपकी 27.6। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, लगभग 70% लोग मध्य प्रदेश में गांव में रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 70% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, और सिर्फ 30% है ना, 30% से बल्कि कम ही है, 27%, तो लगभग 30% आपको शहर में मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या याद रखना है आपको कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 726 करोड़, 726 तो 726 करोड़ है, ठीक है, 7,26,00,000। तो ये याद रखना है, ये आपका क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या जो है ये है 726,809, और ये हो गया आपका 0.4 वो ग्रामीण है, और 27.6 आपके क्या है, शहरी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बिरसिनपुर ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है।
बिरसिनपुर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मतलब थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किस थर्मल पावर, कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछा कि किस थर्मल पावर प्लांट में कितने एनर्जी जनरेट होती है, कितने मेगावाट, ठीक है। तो ये कभी कभी एक ही क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप बहुत 10-20 सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं कि कितने मेगावाट कहाँ से जनरेट होता है, मेन आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे रीवा का आपको पता है 750 मेगावाट, जो आपका सोलर प्लांट है रीवा वाला, वहां पे 750 मेगावाट है, तो वो हर जगह आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो इसलिए उसका जैसे याद कर सकते हैं। अब हर एक थर्मल पावर प्लांट जो आपका ताप विद्युत केंद्र है या जल विद्युत केंद्र, सबके एक एक याद नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर वो आता भी है तो मान लीजिए वो थोड़ा टफ क्वेश्चन में से है, लेकिन लोकेशन आपको सारी याद होनी चाहिए। जैसे कि बिरसिनपुर जो है, याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा उमरिया में, ठीक है। उमरिया, बिरसिनपुर, इसके अलावा इसका नाम संजय गांधी भी है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र। तो बिरसिनपुर उमरिया में स्थित है संजय गांधी, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा आपका एक नाम मिलेगा विंध्याचल। विंध्याचल सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करने वाला थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है ये? सिंगरौली में, सिंगरौली बैढ़न, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ऊर्जा राजधानी। इसके अलावा आप देखेंगे संत सिंगा जी, ठीक है, संत सिंगा जी जो है ताप विद्युत केंद्र, ये आपको मिलेगा खंडवा में। याद रखिएगा, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका पावर बढ़ा रहे हैं एनर्जी जनरेट करने का। तो संत सिंगा जी आप याद रखिएगा, करंट में चलता रहता है, कहाँ पे मिलेगा? खंडवा में। तो जो सिंगा जी मतलब जो सींग है वो खंडित हो गई है, खंडवा का हम बनाते हैं खंडित होना, तो सींग जो है वो खंडित हो गई, थोड़ा टूटी टूटी जो सींग है ना वो इमेजिन कर लीजिएगा। विंध्याचल जो है आपका, विंध्याचल सिंगरौली, ठीक है, तो सिंगरौली का याद कर लीजिएगा आप। वैसे सिंगरौली का भी हम सींग ही बनाते हैं, तो सिंगा जी का आप सिंग भी कर सकते हैं, सिंग मतलब गाने वाला, ठीक है, नहीं तो ये भी कर लीजिए सिंग जो है वो खंडित है। विंध्याचल जो है वो आपको मिलेगी सिंगरौली बैढ़न में, ठीक है, बैढ़न में मिलेगी विंध्याचल। इसके अलावा आपको एक याद रखना है सतपुड़ा, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, इसमें भी काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, ये आपको मिलेगा सारणी बैतूल, ठीक है, हमें तूल दिया है। सतपुड़ा जो है, जब थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो बैतूल बिल्कुल नीचे मिलेगा, है ना। मैप में आप जब भी याद करें, मैप से करें, तो मैप में क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक तो उमरिया में बिरसिनपुर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा सतपुड़ा, ये वाला सतपुड़ा। सिंगा जी मिलेगा आपको यहाँ खंडवा में, खंडवा में मिलेगा सिंगा जी। तो ये रिलेट करते रहिएगा मेन। फिर उसके अलावा विंध्याचल हो गया उमरिया में, मतलब ये आपका विंध्याचल वाला हो गया, और उमरिया में बिरसिनपुर हो गया। मेन मैं बता रही हूँ, उसके अलावा तो बहुत सारे अभी आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मिलान कीजिए, ये स्थल है और ये जिले हैं। तो ये आपके जैसे डांग वाला, नावदा, टोली, डोंगरिया, दरसाण, ठीक है, ये आपके पुराने नाम है और उनमें से कुछ जो है वो पुरातात्विक स्थल है। जैसे डांग वाला जो है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी है, डांग वाला किससे रिलेटेड है? उज्जैन से, तो डांग वाला रिलेटेड है उज्जैन से, ठीक है। फिर आपका नावदा टोली जो है, तो डांग वाला बहुत डांग मतलब डांस किसको पसंद है? आपके जैन गुरुओं को पसंद है, जैन गुरुओं को डांस पसंद है बहुत ज्यादा। फिर नावदा टोली, टोली में कौन चलते हैं? अपने खरगोश, खरगोन जो है, तो खरगोश हमेशा टोली बना के चलते हैं, 3-4 इकट्ठा टोली बना के चलते हैं आपके खरगोश। डोंगरिया जो है वो है आपके बालाघाट का, ठीक है, डोंगरिया बालाघाट का है। दर्शान जो है नाम वो आपको मिलेगा विदिशा का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 का 2, फिर 2 वाले करने हैं, तो ये वाला कैंसिल हो गया। फिर नावदा टोली 3, तो ये 1 ही है, ठीक है, 2, 3, 4, 1, तो ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, ठीक है। तो याद रखिएगा, डांग वाला मतलब डांस किसको पसंद है? जैन गुरु को पसंद है। नावदा टोली, टोली बना के आपके खरगोश चलते हैं। फिर डोंगरिया, ठीक है, डोंगरिया में आप रिया भी उठा सकते हैं, सिर्फ रिया जो है वो बाला वाले डांस में बहुत अच्छा डांस करती है, ठीक है, तो रिया डांस अच्छा करती है बाला में। और फिर दर्शान का आप दर्पण भी कर सकते हैं, दर्शान का दर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें विदिशा के दर्शन, मतलब विदिशा आप क्या करेंगे? विदेश, विदिशा का मैंने बताया है कि आप हमेशा विदेश बनाएंगे, तो दर्शान मतलब हमें दर्शन करने हैं विदेश के, बस थोड़ी पैसे मिल जाएं, पैसे इकट्ठा करके विदेश दर्शन जरूर करने जाएंगे,
ठीक है। तो विदेश दर्शन करने हैं डोंगरिया, तो इसका रिया, रिया को क्या है, बाला वाला डांस बहुत पसंद है, बाला ओबाला, उसमें बहुत डांस करती है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा रिया हो गया बाला वाला डांस, या फिर आप ये भी कर सकते हैं जो रिया है वो बड़े बड़े बाला पहनती है कानों में, किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में अगर खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी, जो नए खिलाड़ी हैं वो भी पूछे जाते हैं और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इससे पहले भी क्वेश्चन दिखा चुकी हूँ काफी सारे, वो प्रीवियस ईयर के ही थे। संध्या अग्रवाल जी भी थी, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, ये संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। ये भारतीय क्रिकेट की कैप्टन थी, ठीक है, इंडियन कैप्टन थी एक टाइम पे, तो याद रखिएगा इंडियन कैप्टन थी संध्या अग्रवाल। अभी पूजा वस्त्रकार जी के बारे में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मैंने पूजा वस्त्रकार का आपको बहुत बार बताया है, पूजा वस्त्रकार, ठीक है कहाँ की, ये है शहडोल की, और पहली महिला खिलाड़ी है मध्य प्रदेश की जिन्हें वर्ल्ड कप में कोई इनाम मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऑलराउंडर है, बस इतना ही इनके बारे में याद रखिएगा। फिर आगे 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। Who was the special guest in the third international धर्म सिंपोजियम हेल्ड इन इंदौर इन द ईयर 2015? अब आप सोचेंगे कि मैम ने 2015 वाला करंट अफेयर अभी क्यों रखा है? ये सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए रखा है कि इंडिया, आपके एमपी में अगर कोई मेन होते हैं सम्मेलन तो वो तो आते ही हैं कि किस जिले में हो रहे हैं। उसके अलावा ये भी आता है कि उसमें जो थे, जैसे ये विशिष्ट अतिथि कौन थे, तो ऐसे ही विशिष्ट अतिथि के नाम भी आते हैं। जैसे देखिए उस टाइम पे जब 2015 में हुआ था तो ये भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इनमें से किसी एक के हेड आए थे अपने यहाँ, ठीक है। ऐसे ही अभी आपको क्या याद रखना है कि जो 2023 है वहां पे धम्म सम्मेलन हुआ, कहाँ पे है धम्म सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है, ये याद रखिएगा, ये तो हुआ है भोपाल में, ये मैं आपको करंट में पहले भी बता ही चुकी हूँ। फिर हमारे यहाँ अभी 8, 9, 10 तारीख को जनवरी में 2023 क्या सेलिब्रेट हुआ है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, इंदौर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से कि हमें याद करना पड़ेगा अतिथि, मुख्य अतिथि कौन थे, अतिथि कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए लिया, 8, 9, 10 तारीख को सेलिब्रेट हुआ था जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस, कोविड के बाद पहली बार सब मिले थे, ठीक है। फिर इंदौर में सेलिब्रेट हुआ था, पहली बात तो ये। फिर मुख्य अतिथि की बात करें, मुख्य अतिथि तो ये कौन था, ये थे आपके गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है। हमने राष्ट्रपति बुलाए थे किसी और कंट्री के, कौन थे ये, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। तो इरफान खान को हमने बुलाया था, इरफान खान जिसे मैच पसंद है वो तो बिल्कुल याद कर लेगा कि इरफान खान कौन है, नहीं तो आप मोहम्मद से भी कर सकते हैं। मोहम्मद जी को हमने बुलाया था, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, तो वो आए थे अपने प्रवासी भारतीय दिवस में, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि जो अतिथि थे, इसके अलावा एक और अतिथि आए थे, ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो ये यहाँ पे संतोखी, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया के एक संसद भी आए थे, लेकिन इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये गुयाना और सूरीनाम मिलेगा कहाँ पे, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत इजी से ट्रिक के तरीके से आपको बताया है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो ये दोनों कंट्रीज आपकी दक्षिण अमेरिका की हैं, दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, गुयाना और सूरीनाम। हमने दोनों देशों के राष्ट्रपति को बुलाया था अपने यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस में, ठीक है, इंदौर में। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। गुयाना के राष्ट्रपति थे आपके मोहम्मद जी, नहीं तो इरफान खान। उसके अलावा सूरीनाम, सूरीनाम तो नाम क्या था, चंद्रिका, तो हमने चंद्रिका जी को बुलाया था सूरीनाम से, नाम बहुत अच्छा है चंद्रिका का, तो नाम से कर सकते हैं, नाम चंद्रिका, ठीक है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 1-2 बार आप जब पढ़ेंगे ना चंद्रिका का नाम बहुत अच्छा है, तो सूरीनाम से रिलेट कर जाएगा चंद्रिका। और वैसे भी जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे
तो कुछ भी अगर ट्रिक बनाते हैं उसको एक दो बार दिमाग में चलाएंगे ना तो आपको रिलेट कर जाएगा। चंद्रिका को कुछ नाम से बनाया था तो सूरी नाम होगा, ठीक है। मोहम्मद का बनाया था हमने गुयाना से, ठीक है, तो मोहम्मद को बोला था हमने गुयाना का कर सकते हैं आना, ठीक है। तो मोहम्मद जी को बोला था जरूर आना, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार मालवा पर आक्रमण किया? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अटैक्ड मालवा फॉर द फर्स्ट टाइम? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा ये आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आक्रमण किया था मालवा में। तब मालवा में था कौन? तो ये था आपका परमार वंश का शासक महलक देव। महलक देव, ये हम पहले भी देख चुके हैं। महलक देव की लड़ाई किससे होती है? अलाउद्दीन के सेनापति आइन उन मुल्क से, ठीक है। ये हार जाते हैं महलक देव और यहीं से होता है परमार वंश का खात्मा। मतलब महलक देव जो थे ये आपके परमार वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। यहीं से परमार वंश आपका खत्म हो जाता है और ये पहला बार आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। आइनुल मुल्क जो था वो सेनापति था जिसकी लड़ाई हुई थी महलक देव से, ठीक है। तो अंतिम परमार राजा जो हो गया वो हो गया आपका महलक देव। 3-4 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, सारे याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया आक्रमण मालवा पे, उसके अलावा अंतिम परमार शासक कौन था, इसके अलावा किस परमार शासक के टाइम पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, तो ठीक है ये भी आंसर हो गया। फिर एक याद रखिएगा, अलाउद्दीन के किस सेनापति की लड़ाई हुई थी महलक देव से, तो ये इसका नाम भी याद रखिएगा आइनुल मुल्क। ये 3-4 क्वेश्चन आपके हैं, सारी चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर व्हाइट टाइगर? रोहिलखंड, निमाड़, बघेलखंड, मालवा। याद रखिएगा ये है आपका बघेलखंड। बघेलखंड में वो भी रीवा वाला जो इलाका है। रीवा में पहली बार जो आपके मार्तंड सिंह थे, बघेल राजा, पहला जो आपका शेर था, पहला जो सफेद शेर था उसका नाम था मोहन। और ऐसा माना जाता है कि सारे सफेद शेर जो हैं मोहन के ही वंशज हैं, है ना। तो याद रखिएगा मोहन जो था ये पहली बार हमें मिला था रीवा वाले बघेलखंड वाले इलाके में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैज अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट मोर देन 10 lakhs एज पर 2011 सेंसस। याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बोला है सेंसस में कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछता है सबसे ज्यादा बताइए सबसे कम बताइए। ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 10 लाख से कम जनसंख्या कहाँ की है। फिर जरूरी नहीं आप पूरे के पूरे जिले याद करिए किसकी कितनी ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन में ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी, जनसंख्या, ठीक है, तो सबसे पहले तो मिलेगी इंदौर में। इंदौर के बाद आपको मिलेगी 3 तो मैंने पहले ही बताया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, फिर उसके बाद सागर हो गया, ठीक है, सागर के बाद भोपाल। मतलब आप ये मान के चलिए कि जितने बड़ी बड़ी सिटीज है अपने यहाँ की, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ठीक है, तो इन सब में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो फिर सबसे कम जनसंख्या कहाँ बचती है? तो ये याद रखिएगा ये बचेगी आपकी उज्जैन में। तो फिर ये ऑप्शन देखकर आपको टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन से देखना है एलिमिनेट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चंदेरी की समृद्धि और महत्वता का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? द प्रॉस्पेरिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चंदेरी वॉज डिस्क्राइब्ड बाय। तो ये हो गया आपका निकोलो कोंटी, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका अलबरूनी। अलबरूनी कौन था? जो महमूद गजनी के साथ आया था साथ में। अलबरूनी तहकीक हिंद बुक लिखी थी। इन्होंने चंदेरी की समृद्धि के बारे में भी लिखा था उस बुक में, तो ये याद रखना है, ठीक है। अलबरूनी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जरूर याद रखेगा। अलबरूनी ने बताया था चंदेरी की समृद्धि और महत्वता के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। और आपके जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो किस खेल से संबंधित हैं या किस जिले से संबंधित है, ये सारे इंपॉर्टेंट है ही। तो ये मुस्कान किरार याद रखिएगा तीरंदाजी, आर्चरी से संबंधित है, ठीक है, आर्चरी से संबंधित है मुस्कान किरार जी। आगे देखते हैं, तानसेन सम्मान 2021-22 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड तानसेन सम्मान 2021-22? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
तब जो भी साल रहा होगा 2015-16 तब के बारे में आया था। ये मैंने अभी करंट से चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को कि 2021-22 में किसे मिला है। याद रखिएगा ये मिला है आपको पंडित नित्यानंद जी को, ठीक है, पंडित नित्यानंद जी को मिला है तानसेन सम्मान संगीत के लिए। आगे देखते हैं, चंदेल वंश से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य पे फोकस करना है। इस वंश का संस्थापक यादव राव था, तो याद रखिएगा चंदेल वंश अभी हम थोड़े टाइम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आपका गलत है। चंदेल वंश का कौन है, नुनुक, ठीक है, तो ये है तो पहले ही गलत हो गया। फिर दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर चंदेल शासकों की देन है, ये भी बिल्कुल सही है। वैसे भी आप ऑप्शन देखेंगे तो तीन में से कोई एक ही ऑप्शन गलत हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों जो होंगे वो गलत होंगे। तो आपको पता चल गया ये सही है, ये सही है, तो आपका पहला गलत है, तो केवल एक हो गया आपका असत्य, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें पुरानी है, बस आपके क्वेश्चन जो है वो पैटर्न अलग मैंने कर दिया है, तो आराम से देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मैंने जो आपको स्पीड के लिए पूछा है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप एक नंबर लिख लीजिए 6261759209। इस नंबर पे आपको मैसेज करके हाय बोल के अपना नाम बताना है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रीलिम से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वहीं पे अपलोड करूंगी, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।